गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे जो भी आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, तो जो भी आपके पास फॉर्मूले आएंगे, डेरिवेशंस आप करेंगे, तो उन सभी में हमें कूलॉम्स लॉ का यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए कूलॉम्स लॉ को अच्छे से समझें आप, बहुत ही आसान टॉपिक है। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? देखिए, एक्चुअली मान लो हमारे पास दो चार्ज हैं, एक हमारे पास Q1 चार्ज है, दूसरा हमारे पास Q2 चार्ज है। हमने 2 चार्ज मान लिए। अब ये चार्ज, दोनों चार्ज पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, या वन पॉजिटिव अनदर नेगेटिव हो सकता है। और अगर चार्ज पार्टिकल आपके पास हैं, 2 चार्ज पार्टिकल, तो उनके बीच में फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो हमें पता है कि लाइक चार्ज अगर हैं तो रिपेल करते हैं, और अगर अनलाइक चार्ज है तो फिर वो अट्रैक्ट करता है। तो इनके बीच का जो फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या फिर रिपल्सन का हो, तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करें? तो वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, कैसे आप निकालेंगे, और वो वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो वो हमें मिलता है कूलॉम्स लॉ से। तो जैसे कि देखो, मैंने मान लिया, डेफिनेशन में बाद में बता दूंगा। तो यहां पर मैंने मान लिया कि मेरे पास 2 चार्ज हैं, जैसे Q1 एंड Q2 आर द 2 चार्ज, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि सेपरेशन, उसको मैंने मान लिया है R। और इनके बीच में जो फोर्स होगा, अब ये दोनों अगर लाइक चार्ज होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, और अगर ये दोनों अनलाइक चार्ज हैं तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और फोर्स को मैंने F मान लिया। तो कूलॉम्स लॉ आपको इस फोर्स के बारे में बताएगा कि ये फोर्स कितना होगा, किस पर डिपेंड करता है ये फोर्स, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं इस पर डिपेंड करता है फोर्स की वैल्यू, ये हमें मिलती है कूलॉम्स लॉ से। अब समझते हैं कूलॉम्स लॉ क्या है। तो कूलॉम्स लॉ ये बोलता है कि जो ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब साइंस से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, मान लो 2 कूलॉम का है, 3 कूलॉम है, 5 कूलॉम, जो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड है, उनका जो प्रोडक्ट आप करोगे यानी Q1 Q2, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस मैंने r मान लिया, तो इस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है कूलॉम्स लॉ से। उसमें डेफिनेशन में यही लिखा है कूलॉम्स लॉ क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, फोर्स कोई सा भी हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इसका स्टेटमेंट है, बाकी मैं इसका डेरिवेशन करके दिखा देता हूं आपको। चलिए इसको मैं रफ करता हूं। अब देखिए, मैंने फिर से वही चार्ज मान लिया, पॉइंट चार्ज है, तो एक Q1 मान लेते हैं, सेकंड हम Q2 मान लेते हैं, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको मैंने R मान लिया। अब हमें ये पता करना है कि बीच में जो फोर्स है उसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो कूलॉम्स लॉ आपसे बोल रहा है कि मान लो अगर F फोर्स है बिटवीन Q1 एंड Q2, तो दिस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि Q1 इंटू Q2। हमें साइन नहीं देख रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मैग्नीट्यूड की। तो फोर्स प्रोपोर्शनल होता है Q1 एंड Q2, और आप चाहे तो बोर्ड का साइन लगा सकते हैं, मतलब बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के लिए। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस को मैंने R माना था, तो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको कंबाइन करके लिखा जाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब हमें एक काम करना है, इस प्रोपोर्शनल को हटाना है और यहाँ पे कांस्टेंट लगाना है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोपोर्शनल को हटाओगे आप, एक इक्वल लगा देंगे, तो एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और जो कि हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन m। ये एप्सिलॉन m क्या होता है? ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की परमिटिविटी है। और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर चल रहा है, तो ये ऐसा ही चलता रहेगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये होता है फोर्स का फॉर्मूला, यानी कि कूलॉम्स लॉ से
जो आपको फोर्स मिलेगा बिटवीन दी टू चार्ज पार्टिकल वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे ये समझना है कि ये फोर्स डिपेंड किस पे करता है, यानी कि जो फोर्स लगता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। तो पहला फैक्टर तो हो जाएगा चार्ज, यानी कि जो भी आपने चार्ज लिया था 2 कूलम 3 कूलम 5 कूलम उस चार्ज पे डिपेंड करता है कि चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और दूसरा डिपेंड करता है डिस्टेंस पर कि दो चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है। अभी डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। चलो चार्ज पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और ये थर्ड एक फैक्टर और है इसमें अंदर कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि आपका चार्ज किस मीडियम में रखा हुआ है, उस मीडियम पे भी डिपेंड करता है। ये जो आप देख रहे हैं ना एप्सिलॉन m, ये क्या है परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, ये होता है मीडियम की परमिटिविटी, इस पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास वैक्यूम है, अगर मैं वैक्यूम के लिए बात करूं तो वैक्यूम के लिए जो परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी जो हम लेते हैं वैक्यूम के लिए उसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। कितना बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो वहां पर हमारे पास जो फोर्स आएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई। अब चूंकि चार्ज आपने वैक्यूम में रखा है तो हम वैक्यूम की रखेंगे परमिटिविटी, यानी कि यहां पे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और बाकी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फोर्स आपको मिल जाएगा। तो वैक्यूम के लिए क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये बार बार बोलना मेरे को ठीक नहीं लगता तो मैं यहां से बोल सकता हूं, इसको मैं K मान लेता हूं। तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये K क्या है? K होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या इसको कूलॉम्स कांस्टेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये वैक्यूम के लिए है K की वैल्यू, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में है तो K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लिख देते हैं K का मतलब क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹। अब मैं यूनिट की बात कर लेता हूं, भाई K की यूनिट क्या होगी, आपने लिख तो दिया कि 9 × 10⁹। अच्छा देखो K की यूनिट फाइंड करना है तो आप K यहां से K का फॉर्मूला बना लो। जब आप K का फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको आर स्क्वायर को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा FR², और ये Q1 Q2 डिवाइड में आ जाएंगे, इसको डिवाइड में रख लेते हैं। अब देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, R मतलब क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, और इस पे स्क्वायर लगाए तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। और Q1 Q2 बताइए क्या है, ये तो चार्ज है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, तो Q1 का भी कूलम और Q2 का भी कूलम, तो कूलम इंटू कूलम क्या हो गया कूलम स्क्वायर। तो जो K की यूनिट आपको मिलेगी वो कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो मैं लिखता हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है K का यूनिट, यानी इसकी वैल्यू क्या है तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बात करेंगे इस एप्सिलॉन नॉट की। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या फिर इसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम की जो परमिटिविटी है इसकी कुछ वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। चलिए ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। अब जैसे मुझे इसकी यूनिट फाइंड करनी है तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा और फोर्स को इधर ले आऊंगा।
तो एप्सिलॉन नॉट को आप इधर ले जाओगे तो फोर्स इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई, ठीक है, 1/4 पाई, और यहां पर आ जाएगा F, और ये क्या है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि जिसकी भी आपको यूनिट फाइंड करनी है आप उसका फॉर्मूला बना लो। मुझे इसकी यूनिट चाहिए, मैंने इसका फॉर्मूला बना लिया, तो ये ऊपर चला गया, फोर्स नीचे आ गया। अब देखो यूनिट की बात करें तो Q1 Q2 यानी कि चार्ज, तो चार्ज की यूनिट है कूलॉम, तो कूलॉम इंटू कूलॉम कितना हो गया, तो ये हो गया आपका कूलॉम स्क्वायर। और नीचे देखो 4 पाई का कुछ होता नहीं है, F यानी कि फोर्स, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, R क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मीटर, और स्क्वायर लगाए तो ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट होती है देखो कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट है। यानी कि आप देख सकते हैं K और एप्सिलॉन नॉट इन दोनों की यूनिट क्या है, रेसिप्रोकल्स हैं। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर था, और ये कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया कि यहां पर आपको कांस्टेंट लगाना पड़ा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m आता है, मतलब मीडियम की परमिटिविटी। लेकिन अगर वो मीडियम वैक्यूम है तो वैक्यूम की परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं आप उसकी जगह पे। इस पूरे को मैं K मान लेता हूं, K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बोल सकते हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या इसको बोल सकते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट। तो कूलॉम कांस्टेंट की वैल्यू है 9 × 10⁹, यूनिट आपको मालूम है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी या वैक्यूम की परमिटिविटी है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए, तो कूलॉम्स लॉ को समझने के बाद हमने कूलॉम्स लॉ देख लिया कि फोर्स कितना होता है, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल आता है। अब ये समझना है कि कूलॉम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या हैं, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, मतलब कहाँ पर आप ये कूलॉम्स लॉ लगा सकते हैं। तो देखिए इसकी पहली कंडीशन ये है कि जो कूलॉम्स लॉ आप लगाएंगे, ये जो फोर्स इक्वल्स टू हम लगाते हैं F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो इसके लिए चार्ज पार्टिकल होना चाहिए पॉइंट चार्ज, यानी कि बड़े साइज के पार्टिकल में आप नहीं लगा सकते, या डिस्टेंस कम है चार्ज का साइज बड़ा है तो वहां पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, तो पॉइंट चार्ज में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड बात यह है कि जो चार्ज आपके पास है वो स्टेशनरी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका चार्ज मोशन में है, मूविंग चार्ज है, वो वहां पर आप ये फोर्स लगाएंगे। तो कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, इट इज एप्लीकेबल फॉर दी चार्ज एट रेस्ट, यानी कि स्टेशनरी चार्ज हैं उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो डिस्टेंस होता है चार्जेस के बीच में वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर आप ये कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो डिस्टेंस होता है वो 10⁻⁻15 मीटर से कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके लिमिटेशंस में आते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, सेकंड इट इज एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी चार्ज, चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, नॉट फॉर द मूविंग चार्ज, और इट इज नॉट वैलिड फॉर द लार्ज डिस्टेंसेस, तो लार्ज डिस्टेंस में ये वैलिड नहीं रहेगा। और फोर्थ पॉइंट है इसका कि इट इज नॉट वैलिड फॉर अ डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, वैसे ही बहुत कम है, लेकिन अगर इससे कम डिस्टेंस अगर आप रखते हैं तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसका रीजन ये है कि वहां पर एक न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जो कि हम जब पढ़ेंगे एटम्स एंड न्यूक्ली उस टाइम पर आपको बताएंगे न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। तो अभी इसकी बात नहीं करूंगा मैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो वहां पर एक अलग फोर्स लगता है न्यूक्लियर फोर्स, और जो कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ द चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है कि आपका चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। और जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो अलग टाइप का फोर्स है, उसको हम बाद में समझेंगे। तो इट इज नॉट वैलिड फॉर द डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। इसका रीजन क्या है, बिकॉज एट द डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर न्यूक्लियर फोर्स आर डोमिनेंट। तो वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेंट हो जाता है, तो वहां पर आप ये नहीं लगा सकते। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं, आप देख लें इसमें। अब मैं आपको बताऊंगा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म बहुत ही आसान है, उसके लिए थोड़ी सी आपको वेक्टर की नॉलेज होना चाहिए।
तो आसान है, इसको समझते हैं। देखो मैंने फिर से 2 चार्ज मान लिए, एक Q1 और एक Q2, बीच का डिस्टेंस हम R मान लेते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट 1 है इसको मान रहा हूं मैं पॉइंट 1, इसको मैं मान रहा हूं पॉइंट 2, ठीक है। इस पॉइंट 1 का जो पोजीशन वेक्टर होगा, अब वेक्टर आपको देखो आना चाहिए, वेक्टर अगर आपको आता है तभी आप इस वेक्टर फॉर्म को समझ सकते हैं, बहुत आसान टॉपिक है। देखें तो अभी मान लो इस पॉइंट 1 का एक पोजीशन वेक्टर है, अगर आपको वेक्टर नहीं आता है, वेक्टर पढ़ के आए पहले, इसको अभी नहीं बताऊंगा मैं। ये R1 वेक्टर हो जाएगा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और R2 वेक्टर मैंने मान लिया पॉइंट 2 का पोजीशन वेक्टर। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये जो Q1 है ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो Q2 है वो भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। मैंने दोनों चार्ज पॉजिटिव लिए, आप दोनों नेगेटिव ले सकते हैं, वन पॉजिटिव अनदर नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई सा भी केस आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो Q1 पॉजिटिव है और ये जो Q2 है वो भी पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, लाइक चार्ज हैं, तो रिपेल होंगे। तो रिपेल होने का मतलब है कि ये Q1 चार्ज इस सेकंड वाले चार्ज को इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2, सेकंड वाले चार्ज पर फोर्स, और ड्यू टू 1, तो फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से, तो ये आपको फोर्स मिल जाएगा। यहां पर हम समझें कि ये जो फोर्स लगेगा इस तरफ, क्योंकि जो सेकंड वाला चार्ज है वो फर्स्ट वाले चार्ज को रिपेल करता है, रिपेल करता है मतलब इस तरफ फोर्स लगाता है। अब ये जो फोर्स है उसको हम बोलेंगे F1, यानी फर्स्ट वाले चार्ज पर फोर्स है, और ड्यू टू सेकंड, तो सेकंड की वजह से है। मुझे इस फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, चलिए ठीक है। तो डायरेक्शन की मैं बात बाद में करूंगा, तो पहले हम बात कर लेते हैं इसमें इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि मुझे फाइंड करना है F21 और मुझे इस बार वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले मैंने ऐसे ही लिख दिया था उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन इस बार हमें वेक्टर फॉर्म में रखना है। तो वेक्टर फॉर्म में देखो दो चीजें हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो हम बाद में लगा देंगे, लेकिन मैं अभी बात करूंगा मैग्नीट्यूड की, वो तो हमें निकालना आता है। तो कितना होता है मैग्नीट्यूड, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो इसके इक्वल आपको मिल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड कूलम्ब्स लॉ से, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो F21 जो है ये किस तरफ है, इस तरफ है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्या इस डायरेक्शन में कोई और वेक्टर है आपके पास? भाई डायरेक्शन बताने के लिए मुझे एक वेक्टर चाहिए जो इस फोर्स की डायरेक्शन में हो। तो इस डायरेक्शन में मेरे पास एक वेक्टर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो भी कौन सा वाला, 1 से 2, क्योंकि डायरेक्शन कौन सी चलेगी, 1 से 2 चलेगी। तो 1 से 2 की डायरेक्शन मेरे को चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो 1 से 2 की डायरेक्शन में आप एक वेक्टर निकाल सकते हैं, उसको मैं बोल सकता हूं R12 वेक्टर। क्या बोल सकता हूं, R12 वेक्टर 1 से 2 की डायरेक्शन में। अच्छा, R12 फाइंड करने का तरीका बिल्कुल है, 1 से आप जाएंगे 2 की तरफ, तो आपका 1 इनिशियल हो गया और 2 फाइनल हो गया। तो जब भी आपको निकालना हो R12 वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस कर लो। तो 2 का पोजीशन वेक्टर कितना है, R2, तो ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो मेरे पास एक वेक्टर आ गया, यानी कि हमारा जो फोर्स है वो R12 की डायरेक्शन में है। तो R12 की डायरेक्शन में है, तो मुझे R12 तो नहीं लिख सकता मैं, लेकिन मैं R12 का रख दूंगा यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर का। तो R12 जो वेक्टर था हम उसका रख देंगे कैप, कैप मतलब यूनिट वेक्टर। चलिए ठीक है, आपका ये मेन पॉइंट है, इतना समझ में आना चाहिए। इसके बाद तो देखो वेक्टर वाली कहानी है, जिसको वेक्टर आता है उसको बड़ा करके लिख सकता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अच्छा लग रहा है। और R12 कैप, तो जैसे आपका मान लो कोई ए वेक्टर था और आप उसका कैप निकालें, यानी कि यूनिट वेक्टर, तो आपको उस वेक्टर को डिवाइड करना होता है उसी के मैग्नीट्यूड से, तो आपको मिल जाता है यूनिट वेक्टर। अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को डिवाइड कर दूंगा इसी के मैग्नीट्यूड से। तो R12 वेक्टर को डिवाइड कर दिया मैंने R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो मुझे मिल जाएगा R12 कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर। ये जो R12 का मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब क्या है भैया, मैग्नीट्यूड मतलब होता है इसकी लेंथ, कि 1 से 2 तक की लेंथ क्या है, वो तो मैंने R माना है, इसको मैं R लिख सकता हूं,
ये हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन R का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो KQ1 Q2 अपॉन RQ और ये चल रहा है R12 वेक्टर। ये हो गया आपका F21 वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा मैंने। इसी टाइप से आप ये वाला वेक्टर भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको चाहिए F12 वेक्टर, तो पहले आप रखेंगे इसका मैग्नीट्यूड, तो वो तो आपको कूलॉम्स लॉ से मिल जाएगा। तो KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। अच्छा, डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन है, यानी कि 2 से 1 की तरफ। तो 2 से 1 की तरफ कोई वेक्टर है क्या? बिल्कुल है। ये मान लो R21 वेक्टर 2 से 1 की तरफ। अच्छा, 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 2 इनिशियल हो जाएगा, 1 फाइनल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। जिसने वेक्टर पढ़ा है उसको पता है ये। तो ये हो जाएगा 1 पे एंड होगा, 2 से स्टार्ट किया, 1 पर एंड हुआ, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके, तो मेरे पास एक वेक्टर इस फोर्स की डायरेक्शन में मेरे को वेक्टर मिल गया, कौन सा? R21। तो मुझे क्या करना है? इसी का रख देना यूनिट वेक्टर। तो R21 कैप रख लो आप। तो R21 कैप क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा, यानी कि आपका फोर्स R21 की डायरेक्शन में है। अच्छा, यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू, इसको हम बताओ क्या लिखेंगे? R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? R21 का आप निकालेंगे मैग्नीट्यूड, यानी कि लेंथ मिलेगी 2 से 1 तक की, जिसको मैंने R माना था, इसकी जगह पे R लिख सकते हैं। तो KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर अपॉन R को मल्टीप्लाई कीजिए, तो KQ1 Q2 अपॉन R क्यूब हो जाएगा ये, और ये R21 वेक्टर। दिस इज F12 वेक्टर। तो कूलॉम्स लॉ को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। मेन आपका ये वाला है, ये आना चाहिए, यहां पर आपको ये आना चाहिए। इसके बाद तो मैंने कुछ नहीं किया, वेक्टर वाली प्रॉपर्टीज लगा दी, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यूज कर लिया उसमें, और कुछ नहीं है। चलिए, तो देख लें आप, ये होता है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इस पर हेडिंग लगा देते हैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक बात और समझ लेना, जैसे जो हम फोर्स निकालते हैं वो फोर्स होता है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो यहां से ये बात समझ में आती है कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, जैसा कि कूलॉम्स लॉ में आपको बताया था। तो यहां पर अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक हम ले रहे हैं फोर्स, एक तरफ डिस्टेंस, ये मान लो डिस्टेंस है, यहाँ पे हम ले रहे हैं फोर्स बाय एक्सिस पर, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है वो फोर्स डिपेंड करता है चार्ज की वैल्यू पर, डिस्टेंस बिटवीन दी चार्ज, और एक मीडियम पे डिपेंड करता है। तो मीडियम मतलब मीडियम की प्रॉपर्टी, उसी को हमने क्या नाम दिया है? परमिटिविटी नाम दिया है। तो परमिटिविटी क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम की प्रॉपर्टी होता है। और टू परमिट इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के बीच का जो भी इंटरेक्शन था, मतलब फोर्स, चाहे वो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, तो चार्जेस के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था, जैसा कि हमारे पास है फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन m और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है, कूलॉम्स लॉ से आया था। और यहां से क्लियर दिख रहा है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम के, मीडियम की परमिटिविटी के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि परमिटिविटी अगर कम होगी तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और परमिटिविटी अगर ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। और वैक्यूम में जो मैंने बताया था आपको परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन नॉट, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और ये आपको मिल गया था कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है परमिटिविटी की, ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो फोर्स डिपेंड करता है मीडियम पर, यानी कि मीडियम की परमिटिविटी पर, और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि मीडियम की प्रॉपर्टी है जो अपनी खुद की फील्ड को अलाउ करता है कि जो चार्ज के बीच का जो इंटरेक्शन था यानी कि फोर्स था उसकी वैल्यू को कम कर देना है। तो अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है तो वहां पर फोर्स कम होगा। तो सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है, वैक्यूम की। ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं वो मिनिमम वैल्यू है परमिटिविटी की फॉर वैक्यूम। और अगर वैक्यूम में परमिटिविटी अगर सबसे कम है तो यहां पर जो फोर्स होगा उसको एफ नॉट मान लेता हूं मैं। फोर्स इन वैक्यूम को क्या मान लेता हूं, एफ नॉट। तो वो फोर्स आपको मिल जाता है मैक्सिमम। फोर्स यहां पर मैक्सिमम होता है, और फोर्स का फॉर्मूला आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट रखेंगे वैक्यूम की परमिटिविटी, एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू होती है आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या होता है ये, एक्चुअली ये क्या है, इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर, और मीडियम की परमिटिविटी को हम डिवाइड कर देते हैं वैक्यूम की परमिटिविटी से। तो जो रेशियो आपको मिलता है उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, क्या होता है। तो इट इज द रेशियो of permittivity of medium to permittivity of vacuum। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये क्या है, रेशियो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम का परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से, या एब्सोल्यूट परमिटिविटी से। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। चलिए ठीक है, इसको एक और डेफिनेशन बताऊंगा मैं। उसके लिए मैं एक काम करता हूं, किसी भी मीडियम में जब वैक्यूम का फोर्स लेते हैं, वैक्यूम का फोर्स कितना होगा, एफ नॉट, और मीडियम का फोर्स मान लेते हैं एफ एम। मान लो दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2, सेपरेशन आर है दोनों के बीच में। एक बार वैक्यूम में रखा तो फोर्स कितना आएगा, एफ नॉट, और जब किसी मीडियम में रखेंगे तो आपको मिल जाएगा एफ एम। इसी फॉर्मूले से अगर मुझे मीडियम की परमिटिविटी फाइंड करना हो तो हम इसको इस साइड भेज देंगे। तो मीडियम की परमिटिविटी को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी से तो आपको मिल जाएगी मीडियम की परमिटिविटी। ओके, अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो वैक्यूम का है। मीडियम में निकालना हो तो 1/4 एप्सिलॉन एम हम रखेंगे यहां पर मीडियम की परमिटिविटी, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 आर स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएंगे, बस ये बचेगा। यहां पर 1/एप्सिलॉन नॉट और यहां पर 1/एप्सिलॉन एम, तो ये एप्सिलॉन एम ऊपर पहुंच जाएगा। तो एफ नॉट अपॉन एफ एम को आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके,
एप्सिलॉन एम जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और अपॉन में क्या चल रहा है एप्सिलॉन नॉट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से देखो आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा कि जो एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितना आएगा आपको, ये मिल जाएगा एफ नॉट अपॉन एफ एम है, ये नीचे एफ नॉट अपॉन एफ एम। तो रिलेटिव परमिटिविटी का एक फॉर्मूला और मिल गया, यानी कि अगर टू चार्ज पार्टिकल हैं, सेपरेशन आर है, तो उनके बीच में जो फोर्स वैक्यूम में लगता है उसको डिवाइड करेंगे आप फोर्स इन मीडियम। तो वैक्यूम का फोर्स और मीडियम का फोर्स इनका रेशियो निकालेंगे तो आपको मिल जाएगी रिलेटिव परमिटिविटी। तो मैं यहां पर कंबाइन करके लिखता हूं उसको। तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला आपको ये तो मिल ही जाएगा कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। आप इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं कि फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। और इस वाले से आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि किसी भी मीडियम में अगर आपको फोर्स निकालना हो तो आप वैक्यूम वाले फोर्स को रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। कैसे भाई, ये नंबर इधर चला गया, ये नीचे पहुंच गया, तो वैक्यूम वाले फोर्स को आप डिवाइड कर दोगे रिलेटिव परमिटिविटी से तो आपको मीडियम में फोर्स मिल जाएगा। यानी कि फोर्स को डिवाइड करेंगे यानी फोर्स कम हो जाता है। तो मैक्सिमम फोर्स कहाँ मिलता है हमें, वैक्यूम में मिलता है। बाकी अदर मीडियम में जाने से फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। और कितना कम हो जाती है, तो एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाती है, क्योंकि ये फोर्स की वैल्यू को कम कर देगा। तो ये देखो रिलेटिव परमिटिविटी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा, ये क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको करना है इसके, और जब डेरिवेशंस हम करते हैं तो वहां पर भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। इसमें देखो होता ये है, जैसे मान लो मेरे पास कुछ चार्ज हैं, कुछ नंबर ऑफ चार्ज हो सकते हैं, मान लो Q1 Q2 Q3 Q4 इतने सारे चार्ज हैं। और एक चार्ज अपन मान लेते हैं, कोई भी चार्ज अपन Q0 मान लेते हैं, या कोई भी आप अलग नाम दे सकते हो, Q चार्ज मान सकते हैं। तो ये सभी चार्जेस क्या करते हैं, इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाते हैं, और आपको फाइंड करना है कि इस चार्ज पर इन सभी की वजह से नेट फोर्स कितना आया। वो नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, तो वो हम किससे करेंगे, बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए कैसे करते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं, मैं ज्यादा नहीं मानूंगा, मैंने Q1 चार्ज मान लिया, एक हम Q2 मान लेते हैं, एक हम Q3 मान लेते हैं। तो ये मेरे पास 3 चार्ज हैं, और एक चार्ज में मान लेता हूं यहां पर Q0 चार्ज मान लेता हूं। अब Q1 Q2 Q3 ये सभी चार्ज क्या करते हैं, इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाते हैं। जिस पर भी आपको फोर्स निकालना है, आप इस पे भी निकाल सकते हैं, इस पे भी निकाल सकते हैं। मैं इस वाले चार्ज पे फोर्स निकालता हूं। तो जो भी फोर्स है इनके बीच में, तो मान लो कि ये पॉजिटिव है, तो चलो इसको भी मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी अपना पॉजिटिव चार्ज है, और इसको मैं नेगेटिव मान लेता हूं। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है और आपका Q0 चार्ज तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो ये क्या होंगे, रिपेल होंगे। यानी कि इस वाले चार्ज पर जो फोर्स लगेगा 1 की वजह से वो इस तरफ लगेगा, रिपल्सन की वजह से। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फोर्स कौन से वाले चार्ज पर है, Q0 पर है, और किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो F01 अपन ने इसको मान लिया, ये हो गया आपका F01 वेक्टर। यानी कि इस वाले चार्ज ने इस पर फोर्स यहां लगाया। सेकंड अपन इसका मानते हैं, देखो ये पॉजिटिव है लेकिन ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव पर फोर्स कहां लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इस चार्ज ने इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया और इस डायरेक्शन में आया, तो इसको बोल दिया मैंने F02। यानी कि Q0 चार्ज पर फोर्स है लेकिन सेकंड वाले की वजह से है, और नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, तो फोर्स अट्रैक्शन का होगा, यहां पे लगा लिया। चलो एक और चार्ज हमारे पास है, चलो इसको मान लेते हैं अपन Q3, ये पॉजिटिव है, चलो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये रिपेल होगा, रिपेल होगा, तो इस पर इस साइड फोर्स लगा लेते हैं, तो F03। यानी थर्ड वाले चार्ज की वजह से कितना फोर्स आया। तो मैंने समझा यहां पर
कि फर्स्ट वाला चार्ज रिपेल करता है F01, सेकेंड वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा होता है अपनी तरफ तो F02, और थर्ड वाला इसको रिपेल कर रहा होता है तो F03। ये इंडिविजुअल हमने क्या किया, फोर्स कैलकुलेट कर लिया। आपको इन सभी का वेक्टर सम कर देना है तो आपको नेट चार्ज मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल जाएगा कि इस पर कितना फोर्स लगता है। तो अपन अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना होगा, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर। और भी फोर्स होंगे उनका भी हम ऐड कर लेंगे, बट आपको वेक्टर सम करना है, एल्जेब्रिक सम नहीं करना है। वेक्टर के फॉर्मूले लगाएंगे आप, वेक्टर लॉ का यूज करना है और वेक्टर सम कर देंगे आप सभी फोर्सेस का, तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। तो यही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि अगर नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ चार्ज हैं और नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से अगर किसी पार्टिकल पर, किसी चार्ज पार्टिकल पर अगर फोर्स लगता है तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे आप। तो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम करने से आपको मिल जाता है नेट फोर्स। और यही उसमें लिखा हुआ है कि देखिए अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो टोटल फोर्स होता है ऑन एनी चार्ज, और किसकी वजह से, ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट, क्योंकि कूलॉम्स लॉ है, रेस्ट में ही लगाओगे आप, चार्जेस एट रेस्ट इज द वेक्टर सम होता है ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज। उस चार्ज पर जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी का वेक्टर सम कर दो, और ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम, सबको अलग अलग हमने लिया था। और द फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस आर अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे मान लो Q1 और Q0 है, अगर मान लो ये दो चार्ज नहीं होते तो ये कितना फोर्स लगा रहा है, मान लो 5 न्यूटन लगा रहा है। तो अब जब अकेला था तब भी 5 न्यूटन लगा रहा था, और अगर इनकी प्रेजेंस में है तब भी 5 न्यूटन ही लगाएगा। मतलब किसी दूसरे चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस से इनका जो फोर्स होता है वो अफेक्ट नहीं होता है। द फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज आर अनअफेक्टेड बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। तो ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।